Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are studying our chapter P block elements. इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 समूह 16 के तत्व यानी कि ऑक्सीजन फैमिली। दूसरा नाम था चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, ठीक है, यानी कि तांबा। ठीक है, तो तांबे के जो भी अयस्क होते हैं उनमें इन एलिमेंट्स को हम मिक्स कर सकते हैं। मतलब कॉपर के जितने भी ओर्स होते हैं, लाइक हम कहते हैं कॉपर पायराइटिस, कॉपर ग्लैंस, रूबी कॉपर, वो जनरली ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। और इस फैमिली में ऑक्सीजन भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, दैट्स वाई हम इनको चैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि भाई फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन ले लो तो वो आपका गैस है, डाई एटॉमिक है, O2 है। सेकेंड मेंबर सल्फर ले लो तो S8 है, सल्फर 8 परमाणु जुड़ के, है ना, प्यूकर्ड रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन शेप, किरीटाकार वलय संरचना के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अलग अलग मेंबर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था H2O द्रव है, H2 इस गैस है, फिर OF6 तो नहीं बन रहा है, SF6 बन रहा है, सल्फर के हैलाइड्स वगैरह। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने हैलाइड्स लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में ओजोन और भी बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन मिलेगा हमें कि भाई SF6 होता है, OF6 नहीं होता है। तो ये तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि भाई SF6 में सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। 6 बॉन्ड बनाने के लिए संकरण चाहिए sp3d2, तो सल्फर में D है, बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। OF6 में तो हम कहेंगे ऑक्सीजन में तो D होता नहीं है, 2D एब्सेंट है। अब जब ऑक्सीजन में D ऑर्बिटल नहीं होता है, 2D कक्षक अनुपस्थित होता है, तो वो 6 बॉन्ड बनाने से रहा। तो OF6 नहीं होता है, SF6 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये कह रहा है कि SF6 होता है ना, तो SH6 भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो आज का जो हमारा सवाल चल रहा है दैट इज SF6 एग्जिस्ट करता है, बट बच्चों SH6 का एग्जिस्टेंस नहीं। क्यों? 6 बॉन्ड बना तो बना ही लेते। तो हम कहेंगे देखो SF6 में हुआ क्या था, तो एक्चुअल में गड़बड़ क्या हुई थी, तो हम कहेंगे सल्फर का जो विन्यास है, सल्फर का जो विन्यास है वो हमारे पास है नियॉन 3s2 3p4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 3s है, 3p है, तो 3d भी होना चाहिए। फिलहाल खाली है तो चलो 0 ही लिख दो। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, निम्नतम अवस्था की, तो तुम कहोगे ठीक है भाई 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p की बात करो तो 3p में भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और 3d जो है हमारा वेकेंट है। ठीक है, 3d कक्षक खाली है। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो बच्चे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, तो हम कहेंगे सबसे नजदीक और डबल वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। सबसे नजदीक होना चाहिए, तो नजदीक तो ये है लेकिन डबल होना चाहिए ना, खाली होकर थोड़ा जाएगा। तो ये पेयर्ड जंप करेगा और उसके बाद में ये जंप करेगा। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा मिला कि भाई 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में तो हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3s में 1, 3p में 3, और बच्चे 3d में तो मैं कहूँगी भाई 3d में मुझे मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 2। और संकरण की अगर हम बात करें तो संकरण जो है वो sp3d2। ठीक है, लेकिन ये सारा हमने देखा था SF6 में। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो जरूरी है ना भाई, ये जंप करेगा, ये जंप करेगा, ये तभी पॉसिबल है, उत्तेजित अवस्था तभी संभव है जब साइड इलेक्ट्रॉन, पार्श्व परमाणु क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उच्च विद्युत ऋणी हो। तो उच्च विद्युत ऋणी क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्साइट कर देता है। 3s 3p 3d कक्षक को नजदीक लाएगा और इनको उत्तेजित कर देगा कि भाई आगे जंप कर लो, एनर्जी तो चाहिए ना जंप करने के लिए। ठीक है, तो साइड इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तभी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, लेकिन छोटा मोटा हो तो फिर नहीं जाएगा। लाइक PCl5 होता है, PH5 नहीं होता है। फिर हमें लगता है 5 संयोजकता है, 5 PCl5 में होती तो होनी चाहिए थी, लेकिन हाइड्रोजन में इतना दम नहीं है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो फास्फोरस के बराबर है, तो वो उसको जंप नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या आंसर देना है, तो बच्चों आप इसको बताएंगे कि भाई फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण, फ्लोरीन की
उच्च विद्युत ऋणता के कारण क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो ये लोग जंप करेंगे, है ना। तो फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण सल्फर के या सल्फर में 3s और 3p इलेक्ट्रॉन, 3s व 3p इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चले जाते हैं, उत्तेजित होकर 3d कक्षक में चले जाते हैं। ठीक है, उत्तेजित होकर 3d कक्षक में चले जाते हैं तथा यह sp3d2 संकरण द्वारा sp3d2 संकरण द्वारा SF6 का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो बच्चे साइड एटम फ्लोरीन था तब तो ये पॉसिबिलिटी थी, साइड एटम क्या है, साइड एटम हाइड्रोजन है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो आपको रीजन देना है वापस से इसका क्या रीजन देंगे, तो आप बताएंगे परंतु हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कम होने के कारण, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कम होने के कारण यह 3s व 3p इलेक्ट्रॉन्स को उत्तेजित करके 3d कक्षक में नहीं भेजेगा। ठीक है, उत्तेजित करके 3d कक्षक में नहीं भेज पाता है। इसलिए तो हम कहेंगे भाई, इसलिए SF6 तो हमारा बन गया, लेकिन SH6 तो हम कहेंगे उसको रहने दो, ये नहीं बनता है। SF6 बन जाएगा, SH6 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो रीजन आपको पता है कि भाई नहीं बनेगा। ओके, सेम क्वेश्चन आ जाए, PCl5 बनेगा, PH5 नहीं बनेगा, तो रीजन दो, PCl5 बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है और साइड एटम क्लोरीन है, sp3d संकरण संभव है, लेकिन PH5 में सेम रीजन पॉसिबल नहीं है। सिंपल। अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स, किसके, तो हमारी ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन परिवार ही है। अब उसमें कौन ऑक्साइड बनाता है, तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीजन छोड़ दें, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्साइड है ना। तो ग्रुप 16 के दूसरे मेंबर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। देखो सल्फर का क्या होता है, SO2 और SO3, तो 2 प्रकार के ऑक्साइड होंगे, EO2 और EO3। EO2 डाई ऑक्साइड, EO3 ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो हम कहेंगे डाई और ट्राई, और O3 भाई O है वो O2 से रिएक्शन करेगा तो O3 ओजो। अब क्या हुआ, तो डाई ऑक्साइड का अपचायक गुण SO2 से टेलुरियम तक बढ़ता है ना। लेकिन आप ध्यान से देखो तो SO2 अपचायक है और टेलुरियम क्या है, ऑक्सीकारक है ना। टेलुरियम क्या करेगा, तो आपको पता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ही सेट हो पाती है ना। तो टेलुरियम क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देगा, खुद का क्या हो जाएगा अपचय। लेकिन SO2 क्या करेगा, अभी भी इसके पास चांस है, SO2 SO3 में चेंज होने के बारे में सोचेगा, लेकिन TO2 नहीं सोचेगा, है ना। आपने पढ़ा था ना, चीजें नीचे जाएंगे, इनर्ट पे इफेक्ट लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती। तो TeO2 को TeO3 बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं भाई 4 की जगह 6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाऊं, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, आपने तो 4 ही ठीक है। तो फिर ये ऑक्सीकारक है, अब है ना सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा, खुद जो है और छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बारे में सोचेगा। लेकिन ये SO2 है, अभी ये SO3 में जा सकता है ना। SO2 नमी के संपर्क में आएगा तो SO3 बना लेगा और हाइड्रोजन मुक्त करेगा, और जो हाइड्रोजन मुक्त करता है मतलब अपचायक है, क्योंकि अब वो दूसरे का अपचयन करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब ऑक्साइड चाहे डाई हो चाहे ट्राई हो, तो आपको पता है बच्चों, मैंने आपको बताया था अधातु का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है। अब कैसे, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो भाई सल्फर तो नॉन मेटल है, इवन पूरी फैमिली जो है पी ब्लॉक इधर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। अब आपको लगेगा नहीं कैसे होगा SO2, तो ऐसा करो SO2 को पानी में मिलाओ, SO2 को पानी में मिलाओ,
तो H2O प्लस SO2, तो तुम कहोगे H2O SO2, आंसर क्या आ रहा है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और SO3 को पानी में मिलाओ तो H2SO4, H2O प्लस SO3, तो आंसर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो दोनों अम्ल है ना। तो ऐसा ऑक्साइड जो पानी में जाके अम्ल बनाए तो अम्लीय प्रकृति। तो जनरली इनका चाहे डाई ऑक्साइड हो या फिर इनका क्या हो ट्राई ऑक्साइड हो, तो बाय नेचर वो क्या होता है, तो हम कहेंगे बाय नेचर वो एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हैलोजन से रिएक्टिविटी, तो ये हम वैसे भी डिस्कस कर चुके है ना भाई, हमने पढ़ा था ना, एक तो SF2 होता है, SF4 होता है, SF6 होता है। तो 3 प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, EX2, EX4 और EX6। अब हैलाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बच्चे सबसे बढ़िया हैलाइड जो होता है फ्लोराइड, फिर होता है क्लोराइड, फिर होता है ब्रोमाइड, और लीस्ट स्टेबल में आएगा आयोडाइड। मतलब SF6 तो है, SCl6, SBr6, SI6 ये तो मिलेंगे ही, एग्जाम में सिर्फ फ्लोराइड ही मिलता है मोस्टली, है ना। तो हम कहेंगे कि ठीक है, हैलाइड्स जो है सबसे ज़्यादा फ्लोराइड स्टेबल होते हैं, है ना, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ले जाने के लिए साइड एटम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए और विद्युत ऋणता घट रही है इसलिए। ठीक है, तो हैलाइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर SF2, SF4 और SF6 की संरचना, तो बच्चे ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। SF2 की अगर मैं बात कर लूँ तो SF2 में सेंट्रल एटम S है ना, और ये 2 F हो गए। फिर सल्फर पे क्या लग जाएंगे, 2 लोन पे, सिंपल समझ लो भाई। सल्फर क्या, ग्रुप 16 यानी छठा ग्रुप 6A, भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप 2 बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हो तो 4 इलेक्ट्रॉन पड़े। तो बच्चे ये हमने सीखा था, यहाँ बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2, टोटल 4। तो बच्चों संकरण जो है दैट इज sp3, और आकृति जो है वो कोणीय है या उल्टा V है ना, आकृति कोणीय है या उल्टा V है। अब अगर मैं बात करूं SF4 की, तो बच्चे SF4 में सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है और 1 लोन पेयर है और sp3d संकरण है। सब पढ़ रखा है हमने पिछली क्लास में, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ इधर। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा था ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, बॉन्ड पेयर सल्फर जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर 1 है, टोटल 5 है, तो संकरण आएगा sp3d। अब बच्चे sp3d में तुम्हें लगा यही क्यों रखते, तो बैंड के अनुसार लोन पेयर जो है अगर 1 है तो यहाँ रखो, 2 है तो यहाँ रखो, 3 है तो वहाँ रखो, मिनिमम रिपल्शन के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। और ये जो शेप है मैंने आपको बताया था सीसॉ, और हिंदी में लिखते तो ढेकुली, सीसॉ ज्योमेट्री या ढेकुली या विकृत चतुष्फल की, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अगर आप SF6 की बात करेंगे तो सल्फर अगर 6 के 6 बॉन्ड बना रहा है तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6, तो बच्चे अगर यहाँ बॉन्ड पेयर 6 है, 6 बॉन्ड बना रहा है, संकरण sp3d2 और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय ज्यामिति, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और SF6 जो होता है वो गैस होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है तो गैस है। ठीक है, हेक्साक्लोराइड क्यों नहीं बनता, मान लो पूछो SF6 तो बन गया, SCl6 क्यों नहीं बना, तो भी Cl का साइज भी बड़ा है, विद्युत ऋणी भी है ना भाई, PCl5 बन रहा है, SCl6 क्यों नहीं बन रहा। तो फिर इस ज्योमेट्री में 6 क्लोरीन वो भी बड़ी साइज के, तो हिंड्रेंस हो जाएगी, त्रिविम बाधा हो जाएगी, तो स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए फिर नहीं बनता। ठीक है, तो ये इनके हैलाइड्स हैं। अब स्टूडेंट्स टेट्रा हैलाइड्स की बात करें, SF4, SeF4 और टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड, तो बच्चे SF4 जो है ये आपका गैस रहेगा। SF4 क्या है, तो हम कहेंगे SF4 जो है ये गैस है, SeF4 लिक्विड है ना, और TeF4 जो है ये सॉलिड है, ये गैस है, ये द्रव है, ये ठोस है।
अब ऑक्सीजन को छोड़ दें तो सारे एलिमेंट्स जो है वो डाइक्लोराइड्स बनाते हैं और डाइब्रोमाइड्स, मतलब OCl2, OBr2 ये थोड़ा मुश्किल है, SCl2 मिल जाएगा, SBr2 मिल जाएगा, SeCl2 मिल जाएगा, SeBr2 मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन को छोड़ के सारे ये बना रहे हैं। और डाई हैलाइड्स की बात करें तो संकरण sp3 होगा। भाई 2 बॉन्ड बनाओगे ना, तो 2 ही बॉन्ड बनाओगे तो ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा, तो संकरण sp3 होगा। अब देखो इनका जो मोनोलाइड है ना, मतलब मोनोहेलाइड है, तो देखो HCl है तो डाइमर बना देगा, SF है तो फिर डाइमर बना देगा। तो इनकी मोनोलाइड्स जो है वो डाइमर बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं। और अगर Se2Cl2 है, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं उदाहरण Se2Cl2, तो ये आपको शो करेगा डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, विषमानुपातीकरण, जिसका मतलब आप समझते है ना, विषमानुपातीकरण, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, अपने से ऊपर भी जाना और नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाना। तो Se2Cl2 जो है ये क्या करेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा SeCl4 और Se। तो बच्चे यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो 1 है, 2 सेलेनियम पे 2 क्लोराइड है ना, और यहाँ जाएंगे तो 4 है और Se में क्या है, 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है। बस ये ध्यान रखना है Se2Cl2 के बारे में, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की, है ना। तो बेटा डाई ऑक्सीजन कह दो या O2 कह दो, ठीक है, डाई ऑक्सीजन कह दो या आप इसको बोलिए O2, है ना। तो अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन बनाएंगे कैसे, तो ऑक्सीजन क्यों बनाना है, प्रिपरेशन पढ़नी, ऑक्सीजन बनाओ। तो ऑक्सीजन बस तो हवा में है ही सही, है ना सांस ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। लेकिन फिर कोरोना वाले टाइम में पता था तो ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट से, क्योंकि सारे पेड़ पौधे काट ही देंगे तो फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिर सांस नहीं आएगी, फिर उसी ऑक्सीजन को खरीदने जाएंगे। तो तैयारी तो रखिए, साइंस तो हमेशा हर चीज़ का जुगाड़ रखता है, लोगों का तो भरोसा है ना, वो तो पेड़ काटेंगे तो फिर वातावरण में क्या होगी, 21% से कम होने लग जाएगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी। अभी भी बहुत सारे ना आपको मिलेगा, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ आप जाएंगे ना आपको सफोकेशन होगा, खुले खुले मार्केट में आपको सफोकेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वो है ही नहीं जो आपको चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अब ऑक्सीजन क्यों ही बनाना है, मतलब क्यों बनाना है वो तो समझ में आ गया, कैसे बनाना है। तो हम कहेंगे ऐसा कुछ हो ना जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, हाई परसेंटेज वाला सॉल्ट हो, है ना, ऑक्सीजन युक्त लवण हो और जिसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या हो, ज़्यादा हो, उसको गर्म कर दो। लाइक मैं आपको कहूँ पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम के और क्लोरेट ClO3, इसको गर्म कर दो तो KCl निकलेगा, ट्वाइस कर देते हैं। तो अगर मैं पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दूं तो KCl अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ऑक्सीजन युक्त लवणों को अगर हम गर्म करें तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके बना सकते हैं, ठीक है। सो पोटेशियम क्लोरेट तापीय विघटन पर KCl के साथ साथ O2 देते, KMnO4 को भी गर्म करके बना सकते थे, है ना, आप D ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको। मान लो KMnO4 है और इसका भी अगर मैंने तापीय विघटन किया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई है ना, तो ऐसा हो सकता था कि ये K2MnO4 निकले, MnO2 निकले और O2 बन जाए, पर मैग्नेट जो है वो मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी आ सकती है, ऑक्सीजन वहाँ पे भी आ सकती है। ऑक्सीजन रिच सॉल्ट है, उसको गर्म कर दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आ रहे थे एलिमेंट, मतलब जिनकी क्रियाशीलता कम थी, लाइक कॉपर का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड है, मर्करी का ऑक्साइड है, Pb का ऑक्साइड है, इनको गर्म करो तो ये फ्री स्टेट में रहने को तैयार है, इनको कोई तकलीफ नहीं थी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आने वाले तत्वों के तापीय विघटन द्वारा, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई सिल्वर ऑक्साइड है, इसको गर्म कर दो, देखो यहाँ तो थियरी में देखो क्या होता है जब सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करते हैं, क्या होता है जब कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हैं, मर्करी ऑक्साइड को गर्म करते हैं, है ना। तो गर्म कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या बनेगा, इसको गर्म करोगे तो हो ही क्या सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड दिए हुए हैं और आपको इनको क्या करना है, हीट करना है।
तो अब आप दिमाग लगाओ कि भाई क्या ही हो सकता है, PbO2 ले लो, उसको गर्म कर दो, है ना। तो हम कहेंगे देखो सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो सिल्वर और ऑक्सीजन, फिर कॉपर ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो कॉपर और ऑक्सीजन, मरकरी ऑक्साइड को गर्म करो तो मरकरी और ऑक्सीजन, Pb3O4 को गर्म करो तो Pb ऑक्सीजन, PbO2 को हीट करें तो Pb और ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, अगर उनका तापीय विघटन कर दिया जाए तो ऑक्सीजन का उत्पादन, प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड भी क्लियर। पहला क्या था, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, चाहे पोटेशियम क्लोरेट ले लो, KMnO4 ले लो। और दूसरा तो भाई ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म में है, गर्म करो तो मेटल अकेला रह लेगा क्योंकि इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, ऑक्सीजन के प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई बंधुता नहीं है, छोड़ देगा उसको। ठीक है, तो छोड़ देगा तो ऑक्सीजन मुक्त हो गई, हमें ऑक्सीजन बनानी थी, तो इससे भी पॉसिबल है। और क्या कर सकते हैं तो हम कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी कौन सा, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है ना। अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, इसका तापीय विघटन करूँ, उसको गर्म कर दूँ तो हाइड्रोजन परऑक्साइड रुकता ही नहीं है भाई। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करें चाहे नॉर्मली हीट कर दें, है ना, मान लो मैंने MnO2 की प्रेजेंस में हीट की तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा वाटर और ऑक्सीजन गैस छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 सोर्सेस से। ठीक है, अब ऑक्सीजन की रिएक्शंस ऑक्सीजन के गुणों की बात करें तो आपको क्लियर है, ऑक्सीजन देखो रंग तो होता नहीं है, हवा में है ही 21%, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। लेकिन हाँ, जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन होगा तभी तो कोई चीज़ जलेगी, अदरवाइज जलेगी कैसे। ठीक है, फिर MOT लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, अणु कक्षक सिद्धांत, ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि इसमें विपरीत बंदी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने पढ़ा होगा ना सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई 2px, पाई 2py, तो यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ऊपर जाएंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2p4 टोटल 8 है तो विपरीत बंदी में एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस वजह से ये अनुचुंबकीय है। अभी लास्ट ईयर पढ़ा था, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिलहाल आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि चलो अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 अनुचुंबकीय है और ये प्रूव्ड भी है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन तो हर एलिमेंट क्या करता है, ऑक्साइड तो बनाएगा भाई, C है तो CO2, कम है तो CO, Zn है तो ZnO, है ना, सिल्वर है तो सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी था तो इतना लीस्ट रिएक्टिव था, तब भी ऑक्साइड तो और कोई बनाता है, लीस्ट में लीस्ट मतलब नोबल मेटल, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, अब गोल्ड है, प्लैटिनम है और इनर्ट गैसेस है, इनको छोड़ दो तो बाकी सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के प्रति तो सबका प्रेम है, सबके सब क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए क्रियाशील होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करूँ तो आप इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब अगर मैं कहूँ अच्छा कार्बन ठोस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओ तो आप बना ही सकते हो ना, क्या बनेगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओ, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओ, फॉस्फोरस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओ, जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओ, ठीक है। मैथेन का क्या बोलते हैं हम, कंबशन ही कर दो, दहन कर दो। मैथेन की क्रिया किससे कराओ, ऑक्सीजन से कराओ, है ना। ZnS की अभिक्रिया O2 से कराओ, तो करा लो, क्या ही तकलीफ है। ठीक है, अब देखो C+O2, क्या ही बताऊं, CO2 बनेगा, है ना। कैल्शियम और, तो बच्चे कैल्शियम +2, क्या बोलो, कैल्शियम +2, ऑक्साइड -2, इतना तो बताइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ना, तो हम कहेंगे हाँ CaO बना दो। अब बैलेंस करना है तो ये लो ट्वाइस कर दो, बैलेंस हो जाए। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो बच्चे एल्यूमिनियम +3 होता है, ऑक्साइड -2 होता है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाओ तो हम कहेंगे बन जाएगा Al2O3, इसमें क्या दिक्कत है, ये लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3,
अभी बैलेंस करना है तो यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, 4 हो जाएगा। P4 फॉस्फोरस की अभिक्रिया कराओ तो भाई फॉस्फोरस बनाता है P4O10 टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। ठीक है, Zn की अभिक्रिया कराओ तो भाई ये बनेगा ZnO सिंक +2 O-2 तो ZnO। अब यहाँ देखो मैथेन की अभिक्रिया O2 से कराओ तो देखो C और O से तो CO2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या वाटर, तो मैं कहूँगी CO2 तो 1 बना दो और हाइड्रोजन 4 है तो वाटर हाइड्रोजन 4 है तो वाटर 2 ही बना दो। ठीक है, तो CO2 और 2 क्या हो जाएंगे वाटर। ठीक है, अब बैलेंस करो तो ऑक्सीजन आपके 4 का खर्चा हो रहा है ये। अब Zn तो भाई Zn अपना ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ऑक्सीजन से तो सबको ही प्यार है, हर कोई अपना अपना ऑक्साइड बनाने में लगा रहेगा, तो हम कहेंगे ठीक है Zn है तो ZnO और बाकी क्या हो जाएगा SO2। इसको ट्वाइस कर देती हूँ तो 4 है ये हो जाएगा है ना, ट्वाइस ZnO और SO2 भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये 3 हो जाएगा ऐसा, ट्वाइस ZnO और ठीक है ट्वाइस SO2। ठीक, तो ये है ऑक्सीजन की मेटल नॉन मेटल है ना भाई, कार्बन तो नॉन मेटल है, फॉस्फोरस तो नॉन मेटल है और बाकी कैल्शियम एल्यूमिनियम क्या है तो ये तो धातु है, तो इन सब से अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको दिया है कि भाई कुछ यौगिकों के साथ उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण भी दर्शाती। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कैटालिटिक भाई बिना उत्प्रेरक काम नहीं करेगा, तो हमने संपर्क विधि पढ़ी है ना बच्चे, बोलो संपर्क विधि। अभिक्रिया तो पढ़ी है, संपर्क अभिक्रिया कॉन्टैक्ट रिएक्शन, ओस्ट्रॉल अभिक्रिया भी पढ़ी है ना, सब में ऑक्सीजन ही तो चाहिए था। तो संपर्क विधि क्या कह रही है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ और आंसर क्या है SO3। ठीक है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक क्या चाहिए, तो यहाँ आपको उत्प्रेरक चाहिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, SO2 + O2 आंसर क्या है SO3, कैटलिस्ट क्या है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब मान लो आपको क्लोरीन गैस चाहिए तो HCl की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना के अलग हो जाएंगे और Cl2 बनेगा, तो 2 वाटर प्लस Cl2 बनेगा। ये तो फर्स्ट हो गया है ना। सेकंड, बिना कैटलिस्ट होगा नहीं, तो वो क्लोरीन का प्रिपरेशन है, ये SO3 का प्रिपरेशन है, इस SO3 को आगे पास करेंगे H2SO4 के अंदर तो ओलियम बनेगा और फिर हम संपर्क विधि में डिस्कस करेंगे। तो ये है ऑक्सीजन के रासायनिक गुण कि भाई हर कोई ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्ट कर लेता है। अब है बच्चों आपके पास ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड, किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक। भाई ऑक्साइड क्या, तो कोई एलिमेंट ले लो, लाइक मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या कंपाउंड बना CO2। सोडियम ले लो तो सोडियम ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड की बात करो तो किसी तत्व का ऑक्सीजन से क्रिया करके, किसी तत्व का ऑक्सीजन से क्रिया करके बना द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड द्विअंगी यौगिक, द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम नॉर्मली ऑक्साइड्स की बात करें है ना, तो ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे 4 प्रकार के। तो ऑक्साइड जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समझाओ। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला होता है अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड या फिर आप बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। फिर क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, आपको लिखना है एल्केलाइन ऑक्साइड।
तीसरा होता है बच्चों न्यूट्रल, उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। और फोर्थ होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक उभयधर्मी। ठीक है, तो कुल मिला के 4 प्रकार के ऑक्साइड होता है। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड तो बनाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चे अम्लीय ऑक्साइड की, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, तो भाई अम्लीय ऑक्साइड कब बनेगा? तो हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड तब बनेगा जब ऑक्सीजन नॉन मेटल अधातु के साथ क्रिया करता है। लाइक सल्फर के जितने भी ऑक्साइड है, क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड है, फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड छोड़ दो, NO और N2O, बाकी सारे एसिडिक है। ठीक है, तो आपको बताना है जब अधातु की क्रिया, नॉन मेटल है ना, अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, या O2 लिखे, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल की रिएक्शन डाई ऑक्सीजन से कराते हैं तो प्राप्त ऑक्साइड, ठीक है, प्राप्त ऑक्साइड जो है वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। प्राप्त ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। तो बच्चे नॉन मेटल लेना है ना, तो नॉन मेटल में आप सल्फर ले लो, तो सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्साइड है ना, P4O6, ठीक है, P4O6, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लो, N2O3, N2O5, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्साइड ले लो, तो चाहे ClO ले लो, ClO2 ले लो, Cl2O3 ले लो, Cl2O7 ले लो, सब के सब। हमें कैसे पता चलेगा? तो पानी में घोल दो, क्या तकलीफ है ना। अगर मुझे पता करना है कि भाई ये कैसा है, तो मैं देखूंगी अच्छा SO2 पानी में घुलेगा तो ये H2SO3 बनाते हैं। अब इसको घोल लो, H2SO4 बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब विस्फोट कर जाएगी। फिर तो मिलेगा मैडम ने तो लिख दी विस्फोटक अभिक्रिया है, तो बिल्कुल है, इसको घोल दो तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, वो फॉस्फोरस एसिड बनाएगा। N2O5 को घोल दो पानी में, दिमाग लगाओ, तो ये HNO3 बनाएगा, 2 अणु नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो कुछ ना कुछ बन ही रहा है ना, ये भी सल्फ्यूरस अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बन ही रहा है ना। तो नॉन मेटल अधातु जो भी ऑक्साइड बनाएंगे, तो अधातु का ऑक्साइड वापस पानी में घोल के देख लो तो तुम्हें अम्ल मिलेगा, तो अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो फिर क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है? तो मुझे एक चीज बताओ, क्षारीय ऑक्साइड की बात करें, बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात करो, क्षारीय ऑक्साइड, एल्केलाइन ऑक्साइड, तो बच्चे धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं है ना, वो सारे के सारे क्या है, क्षारीय ऑक्साइड। अब उभयधर्मी आएंगे, वो निकाल दो, न्यूट्रल भी इनमें से ही निकलेंगे, भाई धातु और अधातु ही तो है। ठीक है, लेकिन कुछ एक को छोड़ दो, तो मोस्टली यही बात चल रही है। तो क्षारीय ऑक्साइड जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, तो इन्हें धातु ऑक्साइड भी कहते हैं और क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ऐसा लिख तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड ही क्या होते हैं, तो हम कहेंगे क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बताओ भाई, तो हम कहेंगे ओके, मेटल और ऑक्सीजन, तो धातु क्या, सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, है ना, और जितने भी है आयरन ले लो, कॉपर ले लो, है ना। तो हम कहेंगे ओके, उदाहरण लिखना है, तो सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड,
कैल्शियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मत ले लेना गलती से भी, ठीक है, वो एम्फोटेरिक में आएगा, है ना, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड, सब क्षारीय है, ठीक है, और बेरियम का ऑक्साइड, ध्यान रखना बेरियम लिखा है, बेरिलियम नहीं लिखा है, गलतियां मत कर लेना, ठीक है, और लिथियम पोटेशियम ऑक्साइड नहीं लिखा है, ये लो, अच्छा। अब हमें कैसे पता क्षारीय है, तो अभिक्रिया करा लो, पानी में घोल के चेक कर लो। तो देखो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, सोडियम ऑक्साइड पानी में घोल देते, तो बच्चे सोडियम ऑक्साइड पानी में घोला तो NaOH बन गया ना, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है ना, प्रबल क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घोलोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी तो प्रबल क्षार है ना, और ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको घोलो पानी में तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई तकलीफ नहीं है। सबके सब क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं, एल्केलाइन नेचर के हैं, तो हम ठीक है भाई क्षारीय ऑक्साइड। देन हम बात करें तो बच्चे नेक्स्ट आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो भाई इनमें क्या खास बात है, तो उभयधर्मी मतलब अगर अम्ल आया तो क्षार बन जाएंगे, और क्षार आया तो अम्ल बन जाएंगे, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते है ना, तो ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, है ना, उभयधर्मी, डबल धर्म है इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्ल आया तो मैं क्षार बन जाऊंगा, क्षार आया तो मैं अम्ल बन जाऊंगा। अब याद कैसे रखूं, अब याद करने का तो केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, थोड़ा ऐसे याद रख लो, बे मन जन सन अल्प, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ऐसे बिल्कुल साफ निकलेंगे ऑक्साइड तुम्हारे पास। तो बे मतलब बेरिलियम का ऑक्साइड, मन मतलब मैंगनीज का ऑक्साइड, जन मतलब जिंक का ऑक्साइड, सन मतलब टिन का ऑक्साइड, SnO2 दोनों, अल मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, है ना, पब मतलब PbO Pb3O4, सारे के सारे क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब अम्ल आएगा तो क्षार बन जाएंगे, क्षार आएगा तो अम्ल बन जाएंगे, पर छोड़ेंगे तो नहीं, अभिक्रिया तो करके मानेंगे, ठीक है भाई। तो मान लो तुमसे कह दिया कि चलो आपके पास ये है Al2O3, है ना, एल्यूमिना है, इसका जलीय विलयन ले लो और अम्ल मिला लो HCl, ठीक है। तो एल्यूमिना तुम कहोगे भाई उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, और मैंने इसमें अम्ल मिला लिया, तो अगर ये अम्ल है तो ये क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्षार बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वाटर तो है ही, मैं टोटल 9 वाटर ले लेती हूँ, ठीक है, तो 9HOH मतलब 9 वाटर ले लेती हूँ, है ना, और Al2O3, ठीक है। तो बच्चे ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, तो एल्यूमिनियम अपना एक संकुल बना लेता है, 6 जल के अणुओं को एक्सेप्ट करके AlH2O6 + 3 ट्वाइस कर देती हूँ, 12 जल के अणु चाहिए, 9 और 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो मेरे पास 9 और 3 OH बन जाएंगे, ठीक है। हाँ 3 HCl तो यहाँ से बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा ट्वाइस Al, ओके, ऑक्सीजन Al2O3, ठीक है, +6 HCl, ठीक है। तो आई थिंक ये बराबर है। तो बच्चे अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे देखो ये क्षार था, ये अम्ल था, इससे तो इसने अभिक्रिया कर ली, है ना, और चार्ज कितना है तुम्हारे पास, 6 ले लें यहाँ पे, देखो चार्ज कितना है, +3 और 2 है ना, 6 है, तो बाहर 6 क्लोराइड मुक्त होने चाहिए, ये लो, तो 6 क्लोराइड जो होंगे वो मुक्त हो जाएंगे, तो एक एल्यूमिनियम, ठीक है, 6 जल के अणुओं को अपने साथ बांध के संकुल बना लेता है, तो ट्वाइस कर दो ये, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो हुआ क्या, अम्ल के साथ इसने अभिक्रिया कर ली, अब क्षार के साथ अभिक्रिया करा लो, तो संकुल तो सेम ही रखना है ना, जैसे मान लो Al2O3 आया, जलीय विलयन ले लो, ठीक है, ऐसे लिख दो, इसको भी ऐसे लिख लेते तो ईजी हो जाता थोड़ा, ठीक है। कितने थे, 9 जल के अणु थे ना, हमने तो 6 ही काम में लिए, है ना,
6 और 6 12 हो गए, ये इससे आपस में बन के, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 जल और बन गए, है ना, H, और ये 3 जल के अणु और बन गए, और यहाँ 9 हो गए तो 12 हो गए ना, तो 12 बन गए अपने पास, ठीक है। अब वही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जलीय विलयन है, और आप इसमें क्या करो, NaOH मिला लो। तो हम कहेंगे भाई अब इसके सामने NaOH आया है, मतलब क्षार आया है, तो अगर इसके सामने क्षार आया तो ये क्या बन जाएगा, तो ये अम्ल बन जाएगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये फिर से क्या करेगा बच्चे, तो ये फिर से संकुल बना लेगा। इस बार संकुल कुछ ऐसा हो, Na3AlOH होल 6, ठीक है। तो ट्वाइस है ना, ट्वाइस कर देती हूँ, 6 NaOH हो जाएगा, देखो, तो Al2O3 प्लस वाटर प्लस NaOH, और आपके पास ये संकुल बन गया, ठीक है। बैलेंस कर दो तो आपके पास ऑक्सीजन OH 6 है, 6, अच्छा OH 12 है, अच्छा तो ये 3 है ना, तो इसको 3 कर दूँ, यहाँ से वापस बन जाएंगे आपके पास 6 OH और बन जाएंगे, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है ना, और ये 3 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, क्षार आया तो ये अम्ल बन गया, अम्ल आया तो ये क्षार बन गया, कुल मिला के उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई जैसे Al2O3 है तो जनरली AlCl3 बन जाता है, और Al2O3 NaOH है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है, वो भी सही है, ध्यान रखना इसका थोड़ा शॉर्टकट है ना, इसका शॉर्टकट भी याद रखना बच्चे, फंस नहीं जाओ कभी। मान लो एग्जाम में ऐसी कोई इक्वेशन हो ही नहीं तो मैं कहते कि भाई ये है, आप बताओ ये उभयधर्मी कैसे है ना, आप कह रहे हो ये उभयधर्मी है, तो हम कहेंगे हाँ उभयधर्मी कैसे है, तो शॉर्ट में बता दो, तुम कहोगे मान लो मैं इसकी क्रिया अम्ल से कराऊँ तो ये कुछ ऐसा बना लेता है, और अभिक्रिया मैं किससे कराऊँ, क्षार से कराऊँ तो ये कुछ ऐसा बना लेता है, NaAlO2, इसको भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इसको अपने मेटलर्जी में, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 को क्या पढ़ते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो भाई देखो अम्ल आया तो भी अभिक्रिया कर रहा है, क्षार आया तो भी अभिक्रिया कर रहा है, अब आपको लगा हमने तो वही बनाया था, Na3 और Al और OH बनाए थे, तो बेटा ये वही है एक्चुअली, कहते हैं 3 और 3 6 है ना। अब इसमें से वाटर निकालो, देखो ये एक वाटर गया, एक वाटर गया और एक वाटर गया, है ना, तो तुम्हारे पास, और इसमें से हाँ ये इस तरह से बन जाएगा, AlO2 माइनस बन जाएगा और सोडियम, तो NaAlO2 बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। ये तो हम कहेंगे भाई ऐसे ऑक्साइड जो क्या कर रहे हैं, तो जो अम्ल से भी क्रिया कर रहे हैं और जो क्षार से भी क्रिया कर रहे हैं, उन्हें हमने कह दिया उभयधर्मी ऑक्साइड। अब है हमारे पास उदासीन ऑक्साइड, उदाहरण इसके तो दे दिए थे उभयधर्मी। देखो मेडिकल का तो फेवरेट क्वेश्चन है, मेडिकल में तो मोस्टली आता ही है, हर 2 साल में आपने मिला होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, निम्न में से एम्फोटेरिक कौन है, तो बेरिलियम, बच्चे गलती कर देते बेरियम, क्या आपने बताया था बे, तो बेरियम, अरे बेरियम तो पक्का धातु हो गया, उसको थोड़ा ना करोगे, बेरिलियम ऑक्साइड है ना, बे मन जन सन अल पब, ठीक है। इसके अलावा तो मिल जाएगा, टेलूरियम का ऑक्साइड भी है, पोलोनियम का भी है, तो पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, बट मोस्टली यही काम आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे उभयधर्मी हैं। अब आपसे कोई कहते हैं कि नहीं न्यूट्रल ऑक्साइड, तो तुम बताओगे वे ऑक्साइड जो न तो अम्ल से क्रिया करते हैं, ठीक है, मतलब अम्ल आया तो अभिक्रिया करेंगे नहीं, तो न तो अम्ल से क्रिया करते हैं न ही क्षार से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑक्साइड जो न तो अम्ल से क्रिया करता है न ही क्षार से अभिक्रिया करता है। अब इसमें तुम्हें याद रखने हैं 3 ही, पानी मिला दो तो 4 हो जाएंगे भाई, H2O, कोई कहते हैं भी तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है या हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो ठीक है H2O भी तो न्यूट्रल है। इसके अलावा 3 है, याद कैसे रखोगे, को नो नाही, को CO नो NO नाही N2O, NH3 मत कर देना, वो हाइड्राइड है, मैं ऑक्साइड की बात कर रही हूँ, तो कोनो नाही मतलब है ना, सुना होगा ना, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं,
तो जो कोई नहीं है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, वही एग्जाम में फंसेगा। जो किसी को याद नहीं है वो तुम्हें याद होना चाहिए, तब तुम दूसरों से डिफरेंट माने जाओगे। ठीक है, तो को नो ना ही CONO एंड N2O। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कुछ महान बच्चे कोबाल्ट पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, कोबाल्ट में ये ऐसा होता है ना, ये इसी का एलिमेंट है ये। और ये दो जने हैं, C अलग है O अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये लाफिंग गैस है। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल है। ऐसे मान लो लाफिंग गैस है, कोई भी सूंघेगा तो हंसी आ जाएगी, तो उदासीन रहती है। तुम कैसे भी हो, लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है ना, जो भी उसको स्मेल करेगा वो हंसता रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओजोन। ठीक है, अब बच्चे ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। भाई ऑक्सीजन दूसरा किस अवस्था में होता है, तो हम कहेंगे O2 और O3। तो ऑक्सीजन का अपर रूप है, समुद्र तल से 20 किलोमीटर की हाइट पे आपको पता है ओजोन परत मिल जाएगी, है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ओजोन बनाती है, ओजोन परत का निर्माण होता है। और ये करती क्या है, तो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सन से जो UV रेज आती है उनको धरती पे नहीं आने देती है। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, तो बच्चे ओजोनाइजर, ज़्यादा अमाउंट में अगर ओजोन बनाना है ना तो मशीन है ओजोनाइजर। इसमें बिल्कुल शुद्ध और ठंडी ऑक्सीजन, क्योंकि अभिक्रिया है आपकी कौन सी, ऊष्माशोषी। तो अगर मैं ओजोनाइजर में क्या करूं, ऑक्सीजन गैस को पास करूं। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन ठंडा रखना है, विद्युत विसर्जन तो करना है, लेकिन आपकी बुक में लिखा है नीरव विद्युत विसर्जन, करंट नहीं आना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए ना, चिंगारी नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो फिर जो ओजोन बनेगी वो विघटित हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ठंडा करूं तो ओजोन बनेगी, और अगर मैं ओजोन को गर्म कर दूं तो ऑक्सीजन बनेगी। अभिक्रिया जो है हमारी वो ऊष्माशोषी है, मतलब इसको हीट चाहिए, तो ठंडा रखा है ना, गर्म थोड़ा है ना। तो इस अभिक्रिया को 142 किलो जूल प्रति मोल हीट चाहिए, तो डेल्टा H पॉजिटिव। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या है, तो हम कहेंगे ये ऊष्माशोषी, ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो भाई ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, G फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा G फाइंड कर लेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ओजोन देखो, अगर गैसीय अवस्था में तो लाइट येलो, द्रव अवस्था में है तो ब्लू, और अगर ठोस अवस्था में है तो बैंगनी। कंसंट्रेशन अणु जैसे जैसे पास पास आएंगे, अणु दूर दूर है तो आपको हल्की हल्की पीली दिखेगी, थोड़ा लिक्विड मॉलिक्यूल है तो द्रव मतलब नीली, और ठोस हो गई तो वॉयलेट। फिर कम मात्रा में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओजोन है, कीटाणु वीटाणु मार देती है ना, इन्फेक्शन, जीवाणु रहित माध्यम को जीवाणु रहित बना देती है, कीटाणु रहित बना देती है। लेकिन 100 ppm से ज़्यादा अगर वायु में इसकी सांद्रता हो गई तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, सर दर्द शुरू हो जाएगा, है ना, वॉमिट या मितली आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन बच्चों आपसे पूछे कि ऑक्सीजन और ओजोन थर्मोडायनामिकली कौन स्टेबल है, तो ऑब्वियसली अगर जो स्टेबल होगा वही तो वातावरण में होगा, तो वातावरण में तो ऑक्सीजन है। तो ओजोन ऊष्मा गतिकी रूप से ऑक्सीजन से कम स्थायी है ना। ओजोन खाली वेट करिए कि मुझे हीट मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या कर जाएगी, ये टूट जाएगी किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, हीट यहाँ नहीं आएगा, हीट यहाँ आएगा, है ना। अगर ओजोन को थोड़ी सी भी ऊष्मा मिल जाए तो ये टूट जाएगी। तो देखो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है ना, इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है, मतलब डेल्टा H नेगेटिव, तो डेल्टा H नेगेटिव है। अब देखो यहाँ 2 गैस के अणु हैं, 2 मोल है, उत्पाद में कितने हैं, तो हम कहेंगे 3 मोल। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसीय उत्पाद बढ़ते हैं तो गैस बढ़ गई, मतलब अस्त व्यस्तता, यादृच्छिकता या इरेग्युलरनेस, अव्यवस्था बढ़ गई। तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें गैस गिन लो भाई, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कितनी, प्रोडक्ट में कितनी, अगर गैस अणु बढ़ गए मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था, तो गैस होगी तो अव्यवस्था है ही सही। तो हम कहेंगे भाई इस अभिक्रिया के दौरान 2 अणु थे गैस के, 3 अणु गैस में कन्वर्ट हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो बच्चे डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव। अब देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव ही है ना, फिर माइनस,
और ये वैल्यू तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, टी से मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है ये कुछ मान आ जाएगा और वो मान क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मान क्या है, मान लो ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 20 है, तो आंसर तो माइनस ही आना है। तो हम कहेंगे भाई कुछ भी कर लो, इस समीकरण में अगर मैं यहाँ माइनस रखती हूँ, यहाँ प्लस रखती हूँ, तो आंसर तो माइनस ही आएगा। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव ही होता है, मतलब इसका टूटना तो बहुत आरामदायक है, तो टूट के ही मानेगी। तो फिर अगर ओजोन ज़्यादा हो तो विस्फोट कर जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है। तो हाई कंसंट्रेशन भी इसकी क्या होती है, खतरनाक होती है। ठीक है, अब भाई ऑक्सीजन छोड़ रही, आपने कह दिया भाई ओजोन जो है वो थर्मोडायनामिकली कम स्टेबल है ना, तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये ऑक्सीकारक क्यों है, तो हम कहेंगे चूंकि यह ऊष्मा गतिकी रूप से या चूंकि यह अस्थायी है, अतः यह O2 व O नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। O3 है ना, तो O2 और O है ना, O को क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती। अब बच्चे ऑक्सीजन देगी तभी तो सामने वाले का ऑक्सीकरण होगा, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, इसलिए यह ऑक्सीकारक की भांति है ना, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ओजोन कर क्या रहा है, ओजोन ने O3 था, ठीक है, ये O2 बनाया और O। अब बताओ कौन सी अभिक्रिया में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करती है, तो आपको बताना है यह PbS को PbSO4 में ऑक्सीकृत करती है। अगर PbS है, ओजोन के संपर्क में आ गया, तो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे भाई, तो देखो PbS है ना, एक ओजोन से एक ही O मिल रहा है, 4 ओजोन ले लेते हो, तो एक ओजोन से एक O मिल रहा है, तो बेटा 4 ओजोन है तो 4 O मिलेंगे ना, तो PbSO4 और ये अलग, तो PbS को किसमें कन्वर्ट कर दिया, PbSO4 के अंदर। ठीक है, और क्या ही हो जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है, एक बार तो इसने ऐसा किया, और क्या कर सकती है, तो नेक्स्ट यह I2 विलयन को है ना, या I2 को PbSO4 को किसमें कन्वर्ट किया, PbSO4 में। सिमिलरली अगर मेरे पास I2 है, I2 क्यों है, मेरे पास मान लो Ki है, ठीक है, Ki है और ओजोन का जलीय विलयन है। ठीक है, अब तुम्हें पता है ओजोन तो O2 बना देगी, क्या मिलेगा, O मिलेगा, तो एक OH तो है ही, एक OH और बना दो है ना, और इससे इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो, यह I- को I2 में ऑक्सीकृत करती है। ठीक है, ओजोन के 2 ऑक्सीकारक गुण लिखो, तो एक तो PbSO4 को PbS को PbSO4 में, ऑक्सीजन तो खुद दे रही है ना, तो PbSO4 में ऑक्सीडाइज करेगी, I- को I2 में क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करती है, I- से इलेक्ट्रॉन छुड़वा देगी। तो देखो Ki है ना, तो Ki क्या करेगा है ना, Ki की जगह मैं I- से लिख देती हूँ, ठीक है, Ki की जगह मैं I- से लिख देती हूँ, KOH बन जाएगा हालांकि। ठीक है, तो Ki है, Ki में से मैंने लिख दिया I-, भाई K का तो कुछ होना ही नहीं है, K प्लस है, बाद में भी K प्लस रहेगा, ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखते, जहाँ चेंज होगा वो लिखते। तो ओजोन ने तो क्या किया, अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, इसने दिया नवजात ऑक्सीजन O, तो ये नवजात ऑक्सीजन पानी में चला जाएगा, तो H2O2 बन गया नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, I- ने I2 में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो उससे हो गया OH-। तो बेटा I- में आयोडाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी और I2 में क्या है, तो 0 है, तो -1 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था, -1 से 0 ऊपर गए, बढ़ी, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण, तो यह I- को I2 में क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी।
ठीक है। तो KI का सॉल्यूशन पीला होता है, जैसे जैसे ओजोन पास करोगे पीला रंग गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसका हम नया ही जुगाड़ लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का मात्रात्मक क्या करो, आकलन करो। अब ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे करेंगे, तो आपसे कहा गया कि ऐसा करो, KI सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन, ठीक है। तुम क्या करो, ऐसा देखो प्रैक्टिकल है पूरा, है ना, तुम ले लो KI विलियन, ठीक है भाई, KI विलियन, है ना। अब आयोडाइड आयन है, इस वजह से ये थोड़ा पीले रंग का होता है, ठीक है। अब इसमें तुम मिला लो ओजोन विलियन, ओजोन का जलीय विलयन, ठीक है। तो तुम कहोगे अभी तो अभिक्रिया पढ़ी मैंने, पोटेशियम आयोडाइड, मैंने तुम्हें कहा I माइनस ही लिखो, पूरा लिख दो, तुम्हें पूरा लिखना है तो KI लिख दो, ओजोन लिख दो और जलीय विलयन तुमने लिए ही, ठीक है। तो I माइनस को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगी, K जो है वो क्या बना लेगा, KOH बना लेगा और ये ओजोन O2, ठीक है। तो तुमने देखा कि ये पीला विलयन है, और आप इस बार क्या हुआ, तो हम कहेंगे I माइनस को I2 में बदल दी, तो I माइनस गायब हो गया ना, तो पीला रंग क्या हो जाएगा, गायब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गई, तो मैं कहूँगी यहाँ तो आयोडीन बन गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तुम टाइट्रेशन करो, अब तुम हाइपो सॉल्यूशन ले लो, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इसमें तुम मिलाओ क्या, इसमें तुम मिलाओ, तुम्हारे पास क्या है, टाइट्रेशन करो, तो टाइट्रेशन में क्या है, I2, और जलीय विलयन तो है ही सही, H2O, ठीक है। तो अब ट्वाइस कर देते हो, तो ये I2 जो है ना बच्चे, ये बना लेगा 2NaI, ठीक है। और बाकी जो सोडियम थायोसल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पहले तो ये आयोडीन जो है इसका येलो कलर गायब हो गया, फिर हमने क्या देखा कि देखो एक ओजोन एक I2 उत्पन्न कर रही, आयोडीन एक्सेस में ले लो भाई, 2 I माइनस को I2 बदल रही है ना, तो अगर ओजोन एक है तो I माइनस डबल चाहिए, तो ये ज़्यादा लेना ताकि ऑक्सीजन ओजोन पूरी खत्म हो जाए। तो ओजोन क्या कर रही है, I माइनस को I2 बदल रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये 1 मोल लेती हूँ तो आंसर में भी ये क्या है, 1 मोल है ना। अभी तो मुझे पता नहीं था ओजोन कितनी है, हमने पास कर दी, ओके। तो जितनी I2 बनेगी, ठीक है, उस I2 की अगर मैं टाइट्रेशन कर रही हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये सोडियम थायोसल्फेट 2 मोल I2 के 1 मोल से अभिक्रिया कर रहा है, तो इस टाइट्रेशन से मैं क्या कर सकती हूँ, I2 की मात्रा निकाल सकती हूँ। अब I2 मेरी जितनी बनी है, मतलब शुरू में ओजोन उतनी होगी, तो मुझे शुरू में ओजोन कितनी थी उसका पता लगाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ा, ठीक है। और इस टाइट्रेशन में भैया आयोडीन बनी, ठीक है, तो इस आयोडीन में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा स्टार्च मिला लेती हूँ। तो तुम्हें पता है स्टार्च, आटे में भी स्टार्च डाल दो तो स्टार्च सॉल्यूशन से स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ बैंगनी या काला रंग देता है। तो अब इस सॉल्यूशन में मैं स्टार्च मिला लेती हूँ, ये वाला जो था आपका पीला तो गायब हो गया, अब इसमें I2 तो है ना, और इसकी मैं क्या कर रही थी, टाइट्रेशन कर रही थी, Na2H2O3 के साथ में क्या कर दूँ, इसका अनुमापन कर दूँ, ठीक है। और है ना I2 बनी है तो मैं स्टार्च डाल देती हूँ, तो जब काला है मतलब I2 है, और जब है ना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, काला रंग गायब हो जाएगा, मतलब स्टार्च ने अपना काम कर दिया, अब आयोडीन दिखाई नहीं रहा है, तो सारी आयोडीन खत्म हो गई, मतलब टाइट्रेशन की जो रीडिंग आएगी उससे मैं पता लगा लूँगी कि भाई शुरू में मेरे पास कितनी I2 थी, और शुरू में I2 कहाँ से आई, तो ओजोन की वजह से आई, है ना, ओजोन नहीं तो I माइनस को I2 में बदला, तो कुल मिला के मैं अपने ओजोन तक पहुँच जाऊँगी। तो इससे क्या होगा, तो भाई इससे ओजोन का मात्रात्मक आकलन होगा। तो आप क्या करो, KI विलयन, ठीक है, इसको बोरेट बफर मिक्स कर दो। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो भाई बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जो थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिलाओ, एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ तो उसका पीएच में कोई चेंज नहीं आता। तो हम इसको क्या करेंगे, बोरेट बफर मिला के इसका पीएच 9.2 सेट कर देंगे। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, सुटेबल कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है KI विलयन जो कि पीले रंग का था, इसमें हमने बोरेट बफर मिला दिया 9.2 उभय प्रतिरोधित होता है, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे भाई, पीएच जो होता है वो 9.2 होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब इसमें जब ओजोन पास करेंगे तो I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस I2 की टाइट्रेशन कर देंगे किससे, हाइपो Na2H2O3 के साथ, है ना।
अब टाइट्रेशन करने के बाद में I2 जो है वो पुनः NaI में बदल जाएगा और हम टाइट्रेशन करके N1V1 बराबर N2V2 करके फाइंड कर लेंगे I2 कितना था, उससे हम फाइंड कर लेंगे ओजोन कितना था। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में कॉलेजेस में आपको एक्सपेरिमेंट करने, टाइट्रेशन करनी। तो भाई ये है ओजोन का मात्रात्मक आकलन। ठीक है, ये सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का या कंपटीशन का, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है बच्चों ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब है ना ऐसा मानना है कि भाई आपको पता है 20 किलोमीटर की हाइट के बाद ओजोन लेयर तो है ही। अब ये कह रहा है सुपरसोनिक जेट प्लेन है ना, इनके एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलती है एनो गैस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पाया, तो हमने यह पाया कि ओजोन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, स्पेशली एनो से। तो ये कह रहा है सुपरसोनिक जेट प्लेन के निकास तंत्र एग्जॉस्ट सिस्टम से एनो निकलती, ये एनो जो ओजोन के संपर्क में आती है तो NO2 बना लेती। तो मुझे एक चीज बताओ, ओजोन परत मतलब O3 हवा में क्या है, ओजोन की लेयर है, ओजोन की सांद्रता है। अब वो सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही। O3 तो O2 में बदल रही है और वो तो वैसे भी कम स्थायी है, वो तो मौका ढूंढता है कब O2 में बदले, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से हमें लग रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो भाई इस वजह से धीरे धीरे ओजोन परत जो है उसका अपक्षय हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा सुपरसोनिक जेट प्लेन ओजोन परत अपक्षय के लिए कैसे उत्तरदायी है। तो आपको बताना है इनके एग्जॉस्ट सिस्टम से NO निकलती है और वो NO वायुमंडलीय ओजोन से, ओजोन परत के ऊपर है ना, उससे रिएक्शन कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों ओजोन में अनुनाद। तो मुझे बताओ ओजोन एंगुलर कोणीय संरचना है, O डबल बॉन्ड O, और देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने एक ही बनाया, मतलब एक किसी को दान दिया है, तो अगर इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान दिया है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे बना और 2 दान में 8 हो गए। तो बेटा ये कोणीय संरचना है और ये एंगल जो है ना ये लगभग 116 पॉइंट समथिंग होता है, 117 याद रखेंगे। और अनुनाद मतलब पाई बॉन्ड है, शिफ्ट कर दो तो ये इधर ऐसा हो सकता था और ये डबल बॉन्ड और इधर एक लोन पेयर। ठीक है, तो आपसे पूछे भाई ओजोन में दोनों बंद लंबाइयां समान क्यों है, एक तो डबल एक सिंगल है ना, लेकिन जब ये घूमता रहेगा ना तो फिर दोनों बंद लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। तो एंगल है 117 डिग्री, ज्योमेट्री है कोणीय यानी कि एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ हो गया ओजोन। ओजोन की यूजेस बता दो, तो भाई ये जर्मिसाइड होती है, जर्म्स किल करती है ना। बहुत बार है ना एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए भी ओजोन की क्या कर देते हैं अपन, स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो कीटाणुनाशी होती है, जर्म्स किल कर देती है और बहुत अच्छा डीकलराइजिंग एजेंट। नवजात ऑक्सीजन छोड़ती है तो नवजात ऑक्सीजन क्या करती है, रंग उड़ाती। तो हाथी दांत का रंग उड़ाना हो या ब्लीचिंग किसी की भी करनी हो तो ओजोन गैस यूज़ की जा सकती है। तो क्लियर, तो इसमें आज हमने लेक्चर में ऑक्सीजन अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ओजोन अच्छे से डिस्कस कर लिया है और ग्रुप 16 के कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इंक्लूडिंग ऑक्साइड। 4 प्रकार के ऑक्साइड थे, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और न्यूट्रल, वो भी क्लियर है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, डाउट आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।